टोटल कितने हुए हैं? 18 आम चुनाव हुए हैं। यहाँ पर ये जब बनाया होगा तब 17 थे, अब कितने हो गए? 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अस्तित्व में आई थी और 1925 में भारत में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो भारतीय अध्यक्ष बने थे, है ना। तो पहली बार 1925 में विठल भाई पटेल को भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अस्तित्व में आई थी 1921 में। उस समय इसके अध्यक्ष अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन 1925 में जो है विठल भाई पटेल को पहला भारतीय अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था भाई? संविधान के अनुच्छेद 118 में कहा गया है कि संसद की प्रक्रिया और संचालन के जो प्रावधान है उसके नियम जो है वो बनाए जाएंगे। कौन से अनुच्छेद के तहत? 118 के तहत नियम बनाए जाते हैं। तो संसद के नियम कौन से अनुच्छेद के तहत बनाए जाते हैं? 118 के तहत बनाए जाते हैं। यहाँ पर उसी के आधार पर कार्य संचालन किया जाता है। 1952 को जो है लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम के रूप में राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, यानी कि लोकसभा के नियम पहली बार कब बनाए गए थे? 1952 में बनाए गए थे पहली बार। पीठासीन अधिकारी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जो वहाँ पर उस नियमों के हिसाब से, तो पीठासीन अधिकारी जो है वो आपका लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में राज्यसभा का कौन होता है? सभापति होता है। यहाँ पर अध्यक्ष जो लोकसभा की गरिमा और प्राधिकार नीति होते हैं, यानी कि नियमों से संबंधित कार्य में अध्यक्ष का महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसी के आधार पर नियमों का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2023 में नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया जाना। यहाँ पर 2023 में नया संसद भवन राष्ट्र को क्या कर दिया गया था? समर्पित कर दिया गया था। आजकल हमारी ई संसद काम कर रही है, यानी संसद को डिजिटल कर दिया गया है। इसी के अलावा पेपरलेस सचिवालय बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है, यानी कि अब हमारा सचिवालय जो है पेपरलेस कर दिया जाएगा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बड़ा प्रयोग है और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग यहाँ पर लिया जा रहा है। दुनिया में इजराइल पहला ऐसा संसद था जो पूर्णतः डिजिटलाइज किया गया था। कौन सा संसद था? इजराइल का। उसके बाद में हमारे यहाँ पर MS कॉल, MS सफदर, संस्कृत पद्धति हिंदी भाषा के प्रकाशित किया। ये तो काम का नहीं है और ये सारा ये अध्यक्ष के सिग्नेचर ओम बिरला, ठीक है। सिग्नेचर घुमावदार हो ये जरूरी नहीं है, सिग्नेचर अच्छे होना चाहिए, नाम अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आपने नाम सुना होगा उषा, हमारी मुख्य सचिव रही थी उषा शर्मा, याद हो तो आपको, और वो नाम ही लिखा करती थी। इसलिए आपके सिग्नेचर कितने माइंडेड है, कितने जमावदार है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास पावर होना चाहिए। देश की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास बताई गई है। कितनी बताई गई है भाई? 140 करोड़। यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें काम की बातें मिलेगी। 2017 में 15वीं लोकसभा, कौन सी लोकसभा थी? 15वीं लोकसभा। 1927 में ऐतिहासिक संसद भवन बना था, हमारा भारत का संसद भवन बना था और जो है अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है क्या? संविधान सदन। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आने की 100% संभावना रखता है। तो यहाँ पर जो है 1927 में जो है हमारे संसद भवन में बैठने वाले पहले वाइसराय इरविन थे। कौन थे? इरविन के समय इसका कार्य हुआ था, तो इरविन ने इसको बनवाया था। उसके बाद में लोकसभा कक्ष में बहुमत चले। अंतिम बार 18 सितंबर 2023 को लोकसभा की बैठक आयोजित हुई। 17 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 18 सितंबर को लास्ट बैठक थी लोकसभा की। उसके बाद संसद में कोई भी बैठक नहीं हुई, फिर नई संसद में होगी, है ना। तो ये बहुत भावुक क्षण था और अंतिम घोषणा 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में नए लोकसभा कक्ष में यहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी। तो ये डेटे काफी काम की हो सकती है किसी न किसी पेपर में, क्योंकि पेपर का नजरिया जिस दिन यहाँ चला गया उस दिन यहीं से प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम उद्घाटन के बाद नए संसद भवन में 3 सत्र आयोजित हो चुके हैं सितंबर 2023 से। उसके बाद में अब तो ज्यादा हो गए ये पूरे। 15वीं लोकसभा में कोविड-19 महामारी देखी गई। कौन सी महामारी? 17वीं लोकसभा में कोविड-19 कौन सी लोकसभा में देखी गई थी? 17वीं लोकसभा में यहाँ पर महामारी के रूप में देखा गया था। उसके बाद में देखो
बहुत सारी समितियां हमारे संसद में होती है। हमने देखा है 3 वित्तीय समितियां होती है और 24 विभागीय समितियां होती है। और विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। पहले इनमें 45 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? लेकिन अब इनमें कितने कर दिए गए? 31 सदस्य कर दिए गए। समितियां 2 प्रकार की होती है, एक तदर्थ समिति और एक स्थायी समिति। तदर्थ समिति किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है और जैसे कार्य समाप्त होता है उस समिति का कार्य भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी विशेष समिति जो बनाई जाती है उसको हम तदर्थ समिति के नाम से जानते हैं। एड होक, तदर्थ को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एड होक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल जाती। तो देखो सबसे पहले इसमें अध्याय मिलते हैं। अध्याय में थोड़ा थोड़ा समझाया गया है कि ये तो सारी चीजें हैं। अध्याय 1 में संसद का प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया है, फिर संसद का अधिकार कहां तक जाता है। उसके बाद राष्ट्र की संरचना में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को बताया गया है। उसके बाद जो है अध्याय 3 जो है यहाँ पर है और हम इसको जब पढ़ते हैं, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सूचना का अधिकार, राष्ट्रपति और संसद के सदन, अन्य कृत्य, विधायी शक्तियां, आपातकी शक्तियां, सीमाएं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी, ये सारा समझाया गया है। और उसके बाद सदनों के बीच संवाद, सदनों की संयुक्त समिति, सदनों की संयुक्त बैठक, ये सारी बताई। सदनों की संयुक्त समिति जो बढ़ती है उसको बोलते हैं जेपीसी, ज्वाइंट कमेटी, उसको बोलता है क्या बोला जाता है? जेपीसी बोला जाता है। और सदनों के बीच संवाद, सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 में सदनों की क्या की जाती है? संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। इस हिसाब से हम देखते हैं तो संयुक्त बैठक के मामले में लोकसभा को अधिक शक्तियां होती है। किसको अधिक होती है? उसके बाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद सदस्यों का निर्वाचन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद, पदावधि, पुनर्निर्वाचन की पात्रता, शपथ और सदस्यों के निर्वाचन, सदस्यों की निरर्थाएं, दल परिवर्तन के आधार पर सदस्यों की निरर्थाएं, संविधान में 10वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित निर्वाचन की विधियां और निर्वाचन संबंधी विवाद। लाभ के पद कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और लाभ के पदों से संबंधित संयुक्त समिति का गठन किया गया था 16वीं लोकसभा में। कब किया गया था? 16वीं लोकसभा में। उसके बाद में बात आती है अध्यक्ष का पद, निर्वाचन की विधि, आसन, कार्यकाल और त्यागपत्र देने का तरीका। उसके बाद उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाना, सामयिक अध्यक्ष, उसके बाद अध्यक्ष द्वारा शपथ और अध्यक्ष की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें हैं। उपाध्यक्ष के बारे में निर्वाचन और उसका कार्यकाल ये बताया गया है। उसके बाद संसद के कार्य निर्वाह में अध्यक्ष के बारे में बताया गया है, शक्तियां, निर्णय और ये सारी चीजें हैं। उपाध्यक्ष के बारे में सभापति तालिका, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें 6 सदस्य होते हैं, लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। और जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो सभापति तालिका का कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है। संसदीय समितियों के सभापति, शक्तियां, मंत्रिपरिषद के कार्य, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, संसदीय सचिव, यहाँ पर संसदीय सचिव का नाम मिल रहा है। सभा का नेता, विपक्ष का नेता। सभा का नेता कौन होता है? सभा का नेता सभापति नहीं होता है, सभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ पर विपक्ष का नेता तो विपक्ष का नेता होता है। सभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सरकार का मुख्य सचेतक, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त और कौन सा? महासचिव, इनके बारे में बताया गया है। संसद के सत्र को आहूत करना, लोकसभा के सत्र बुलाना, आमंत्रण भेजना, राष्ट्रपति का अभिभाषण होना 87 में, कौन से में? 87 में विशेष अभिभाषण है और राष्ट्रपति का अभिभाषण है। लोकसभा की पहली बैठक जो आपको पता ही है 1952 में उनकी। संसद का सत्रावसान यानी कि जो सभा का सत्रावसान यानी कि उसको समाप्त कर देने को क्या बोलते हैं? सत्रावसान बोलते हैं। सत्र को समाप्त करने, ऐसा काम कौन करता है? तो सत्रावसान का काम राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में सभा का विघटन, और यहाँ पर जो है सभा का विघटन का मतलब लोकसभा का खत्म हो जाती है, कार्यकाल समाप्त हो जाता है, जिसको विघटन कहा जाता है। आपातकाल में सत्र बुलाए जा सकते हैं। उसके बाद में जो है संसद का, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसकी तिथि का निर्धारण होता है, समारोह होता है, चर्चा होती है और धन्यवाद प्रस्ताव सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो अभिभाषण के बाद दिया जाता है।
संसद का जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है और उसके बाद में उस पर थैंक यू प्रस्ताव भी लाया जाता है। कौन सा प्रस्ताव? यहाँ पर अगर बात आती है सदनों और उसकी समितियों, शक्तियां और विशेषाधिकार, यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। संसद की मुख्य विशेषताएं यहाँ पर दी गई है। उसके बारे में संसद में कार्यवाही कैसी होगी इसके बारे में बताया गया है। और ये कुछ मामले हुए थे जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा मामला, सभा में मतदान करने के लिए न्यायालय में कार्यवाही से उन्मुक्ति दी गई थी इनको। गिरफ्तारी वाले विशेषाधिकार का मामला आया था। तो ये सारे मामले आप देखेंगे। हथकड़ी के प्रयोग, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये वारंट के प्रपत्र कैसे होते हैं, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। उसके बाद में देखो ये सदस्यों के आचरण के बारे में एक आचरण और नियम समिति होती है। आचरण आचार संहिता यहाँ पर बनाई जाती है, सदस्यों को कैसे आचरण करना होता है। लोकसभा में आचार समिति का गठन किया जाता है। कौन समिति का? आचरण। भ्रष्टाचार में लिप्त है तो भ्रष्टाचार समिति का गठन भी किया जा सकता है। वेतन भत्तों के निर्धारण का काम संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। और इनको बहुत सारे वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, रेल भत्ता, बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं। यहाँ पर नजर डाल लो, यहीं से प्रश्न आ जाएगा। सांसदों को दी जाने वाली सुविधाएं कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देख लो, वेतन दैनिक भत्ते होते हैं, यात्रा भत्ता होता है, रेल निःशुल्क यात्रा होती है, नेत्रहीन शारीरिक रूप से अक्षम सदस्यों को सुविधाएं दी जाती है, विदेश यात्राओं का भत्ता होता है, इसके अलावा कार्यालय भत्ता होता है ना। इसके अलावा पेंशन होती है। क्या होती है? पेंशन की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी डेली अलाउंस होता है। और कोविड-19 में और सारी सुविधाएं दी गई थी। टेलीफोन का अलग से बिल दिया जाता है ना। इनके लिए सूचना केंद्र दिया जाता है, वाहन खरीदने की राशि दी जाती है, आयकर में छूट दी जाती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर इनको दी जाती है। उसके बाद में ये डिजिटल संसद परियोजना लाई गई है। तो इसके बारे में प्रश्न बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया। डिजिटल संसद परियोजना पर विस्तार से लेख लिखिए। तो ये एक शानदार परियोजना है। उसके बाद में अपना यहाँ पर लोकसभा सचिवालय आ जाता है और इसी तरह का राज्यसभा सचिवालय और संसद सचिवालय के पार्ट है ये। तो संसद में राजनीतिक दलों को मान्यता किस तरह से मिलती है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। लोकसभा में दलों की स्थिति क्या है, मान्यता प्राप्त शर्तें क्या है, 10वीं अनुसूची लागू होने के बाद स्थिति क्या होती है, और विधानमंडलों जो दलों को क्या सुविधाएं प्राप्त होती है। बहुत शानदार चैप्टर है ये, यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद सदस्यों की शपथ और आदि का आर्टिकल मैंने बताया था आपको 99, कौन सा बताया था? 99। और ये वहाँ पर लिखा गया है। सदस्यों की बैठक व्यवस्था, ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद में सभा की बैठकें कैसे होगी उसका भी निर्धारण बताया गया है। कार्य विन्यास, कार्य सूची के बारे में बताया गया है। और ये दुखी घटनाएं वगैरह सब है। ये प्रश्न काल के बारे में हमने बताया आपको। प्रश्न काल 11 से 12 बजे का होता है। कितने बजे का होता है? 11 से 12। और इसमें मौखिक प्रश्न जो होते हैं वो कौन से होते हैं? लिखित होते हैं। और लिखित उत्तर दिए जाते हैं। उसके बाद में देखो प्रश्नों की सूची और बाकी पूछने की विधियां सब बताई गई है। अविलंबीय लोकमत के विषय इनके बारे में भी बताया गया है। इन पर चर्चा जो होती है वो शून्य काल में होती है। कौन से काल में होती है? शून्य काल में होती है। तो स्थगन प्रस्ताव नाम का एक प्रस्ताव होता है। तो ये संसद के प्रस्ताव की पढ़ाई नहीं मैंने आपको, तो ये सब प्रस्ताव होते हैं। और ये धन विधेयक के बारे में और वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। आपको पता है इस पर लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती है। किसको? लोकसभा को। धन विधेयक और वित्त विधेयक पर लोकसभा को शक्तियां अधिक प्राप्त होती है। और इसका जो है निर्धारण धन विधेयक है या नहीं वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कोई भी विधेयक को प्रमाणित करने का काम कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी क के और एक श्रेणी ख के। इस प्रकार से दो प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं विधेयकों को पुनर्स्थापन की बात, तो विधेयकों को पुनर्स्थापित किया जाता है। जब कोई विधेयक पड़ा रहता है उसको वापस लाया जाता है, उसको पुनर्स्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्स्थापन कहा जाता है। तो ये सारी बात है। विधेयकों के 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। और उसके बाद में उसको आगे भेज दिया जाता है। इसी प्रकार 3 वाचन फिर दूसरे सदन में होते हैं, फिर उसको पारित किया जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, वो लागू हो जाता है। इस तरह का यहाँ पर प्रोसेस होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश आर्टिकल 1, 2, 3 में दिया गया एक कानूनी प्रस्ताव होता है।
जो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के कार्य नहीं करते समय जारी किया जाता है। ये एक प्रकार का कानून होता है जो कि राष्ट्रपति जारी करता है। कौन से अनुच्छेद में होता है? 123 में होता है। यहाँ पर एक संकल्प प्रस्ताव की बात हो रही है। संकल्प आप जानते हो, अध्यक्षों को वगैरह के लिए संकल्प प्रस्ताव लाए जाते हैं, यानी कि संविधान के अंतर्गत जो संकल्प है वो महाभियोग की संकल्प है, उपराष्ट्रपति को हटाया जाना भी संकल्प है, और सभापति को हटाया जाना भी संकल्प है, अध्यक्ष को हटाया जाना भी संकल्प है। और अब यहाँ से अगर प्रश्न बढ़ जाता है तो अच्छे से गलती हो जाएगी। निम्न में से कौन सा संकल्प है या नहीं है, ये प्रश्न बन रहा है। और यहाँ पर देख लो, महाभियोग भी क्या है? संकल्प है ना। महाभियोग भी क्या है? संकल्प है। साफ साफ दिख रहा है। आप सोचोगे नहीं नहीं महाभियोग संकल्प नहीं, कैसे संकल्प नहीं? 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव करेंगे, उसके बाद 2/3 से जो है पारित करेंगे, बस प्रक्रिया थोड़ी अर्ध न्यायिक है। कैसी है प्रक्रिया? थोड़ी कैसी है? अर्ध न्यायिक है। महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। हालांकि इसका प्रयोग आज तक किसी पर भी नहीं हुआ है, मतलब ये पारित नहीं हुआ है, क्योंकि बहुमत वाली सरकार होती है तो महाभियोग पारित होने की संभावना होती नहीं है। तो यहाँ पर ये है। उसके बाद में देखो ये ऐसे प्रस्ताव होते हैं, स्थानापन्न प्रस्ताव होते हैं, है ना, तो निंदा प्रस्ताव होते हैं, काम रोको प्रस्ताव होते हैं, है ना, ये सारे प्रस्ताव होते हैं। विश्वास प्रस्ताव होते हैं। कौन सा प्रस्ताव होता है? विश्वास प्रस्ताव होता है। उसके बाद में देखो मंत्रिपरिषद में विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, है ना, ये सारे प्रस्ताव लाए जाते हैं। विश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया जाता है कि भाई आपके पास बहुमत है या नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव जो है कौन लेकर आता है? विपक्ष लेकर आता है। विश्वास प्रस्ताव पक्ष लेकर आता है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आता है। यहाँ पर बात आती है बजट। बजट को कैसे? तो सबसे पहले बजट आर्टिकल 112 में दिया गया है, और बजट को 112 के तहत क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। बजट को प्रस्तुत राष्ट्रपति करवाता है। किसके माध्यम से करवाता है? वित्त मंत्री के माध्यम से करवाता है। आमतौर पर भारत में लास्ट दिन बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब जो है भारत में फर्स्ट दिन पेश किया जाता है, फरवरी का फर्स्ट डे, है ना। पहले ये क्या था? लास्ट फरवरी पे होता था, अब फर्स्ट फरवरी पे होता है। ठीक है। अपने बर्थडे के दिन बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। इनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी को। तो उन्होंने अपने जन्मदिन पर ही बजट को पेश किया था। उसके बाद में बात आती है बजट पर चर्चाएं होती है। उसके बाद में जो है गिलोटिन क्या होता है? गिलोटिन ऐसा प्रस्ताव होता है जो बिना कोई चर्चा की है, किसी को पास कर देने को गिलोटिन कहा जाता है। कोई भी चर्चा नहीं की, डायरेक्ट पास कर दिया, उसको क्या कहा जाता है? गिलोटिन कहा जाता है। इस पर मतदान वगैरह नहीं होता है, तो उसको संसदीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिलोटिन कहा जाता है। उसके बाद में 3 प्रकार की कटौतियां होती है, जिनको कटौती प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। निर्नुमोदन कटौती, मितव्ययता कटौती, सांकेतिक कटौती। इस प्रकार से ये क्या होती है? कटौतियां होती है। इसके बाद लेखानुदान किया जाता है। आर्टिकल 116 में लेखानुदान का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर उसमें लेखानुदान में अनुदान की मांगे होती है, और मांगों पर क्या होती है? चर्चा होती है। विनियोग विधेयक होता है। आर्टिकल 117 में विधेयक के बारे में बताया गया है, और इस तरह के विधेयक होते हैं। संसदीय समितियां हमने देखा था, लोकसभा की समितियां होती है, जिसमें कौन कौन सी रहती है? एक तो संयुक्त प्रवर होती है। उसके बाद में जो है इनका कार्यकाल अध्यक्ष द्वारा निर्धारित होता है। उसके बाद में समिति की आपत्ति वगैरह सारी चीजें होती है। उसके अलावा समितियों की शक्तियां, तो समिति उप समितियां नियुक्त कर सकती है। कौन? समिति। उसके बाद में समितियों में गणपूर्ति होना जरूरी। गणपूर्ति मतलब न्यूनतम कोरम, वो भी आवश्यक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये विशेष सूची आ जाती है आपके अलग अलग समितियां, जैसे कि कार्य मंत्रणा समिति। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। बताओ कार्य मंत्रणा समिति के बारे में क्या पढ़ा था? लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? बताइए। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति 11, राज्यसभा के 11 ये होते हैं। और इस समिति का काम क्या होता है? अगला चलते हैं। इसके बाद में सभापति वगैरह ये सब आ जाते हैं। और सभा पटल का शब्द भी आया था अपना। सभा पटल के बारे में हमने देखा था कि तारांकित प्रश्न पर अगर कोई नहीं है
2 है। एक लोक लेखा समिति होती है, कौन सी समिति होती है? लोक लेखा। भारत में 1921 में लोक लेखा समिति बनाई गई थी, सबसे पुरानी समिति है लोक लेखा समिति। और इस लोक लेखा समिति में जो है दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष जो है विपक्ष का होता है, ये आप जानते ही है ना। इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। टोटल संख्या कितनी होती है सदस्यों की? 22। तो यहाँ 21 में बनाई गई थी, सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष जो है विपक्ष पार्टी का होता है और ये जो है राजस्व संबंधी मामलों की क्या करती है? जांच करती है। साथ ही नियंत्रक मालिका परिषद के जो प्रतिवेदन होते हैं जो संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी स्वतः ही क्या करती है? जांच करती है। वो कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति। हालांकि ये जो निजी कंपनी गैर सरकारी निकायों के प्रतिनिधियों की जांच का प्रतिवेदन तैयार कर सकती है, ऐसा इसको पावर दिया गया है। उसके बाद में बात आती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा नहीं कहा जाता है। ये भारित मदों की क्या करती है? जांच करती है। पेपर में ऐसी लैंग्वेज उठाई जाती है, भारित मदों की जांच कौन सी समिति करती है? तो क्या आ जाएगा? प्राक्कलन समिति। इसके बाद तीसरी समिति आती है सरकारी उपक्रम समिति, जो कि सरकारी उपक्रम होते हैं उनकी क्या करती है? ये जांच करती है। कौन सी समिति है? सरकारी उपक्रम समिति। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नियंत्रक मालिका परिषद की, तो देश का सबसे बड़ा क्या होता है? ये क्या होता है बताओ? देश का सबसे बड़ा जांच अधिकारी या लेखा अधिकारी होता है, जो सरकारी कार्यवाही जो खर्चे हैं उनकी क्या करता है? जांच करता है। उसके बाद देखो आवास और कलम ने ये देखा था कि ग्रंथालय समिति नाम की भी एक समिति होती है। और उसके बाद में जो है अन्य पिछड़े वर्गों की समिति होती है, अनुसूचित जातियों की समिति होती है ना। उसके बाद महिलाओं के लिए समिति होती है, रेल अभिसमय समिति होती है। उसके बाद में जो है यहाँ पर विभागों से संबंधित जो समितियां होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्रत्येक समिति में बताओ 30 या 31 सदस्य होते हैं। उसके बाद में चलिए अगर आगे बात करते हैं संसदीय समितियों से भिन्न भी कुछ समितियां होती है जो अलग से बनाई जाती है, जैसे परामर्शदात्री समितियां, सरकारी समितियां। तो यहाँ पर से प्रश्न बन जाता है कि भाई संसदीय समितियों से भिन्न समितियां कौन सी है? तो परामर्शदात्री और सरकारी समिति। ज्यादातर ये ऑप्शन में आता है, दिमाग खराब कर देता है। ठीक है। संसदीय मंच, एक मंच होता है जिस पर संसदीय युवा मंच है, बाल मंच है, ऐसे मंच होते हैं। आपदा प्रबंधन संबंधी मंच होता है। उसके बाद में सामान्य प्रक्रिया के नियम, राष्ट्रपति की सिफारिशें, ये सारी चीजें हैं। भाषण समय पालन, नियम 377। कौन सा नियम? 377। हमने आपको नियम 377 के बारे में बताया गया। नियम 377 में ऐसे मामला उठाए जाते हैं जो संसद के बाहर किसी सदस्य से दुर्व्यवहार होता है, तो उसका मामला जो है नियम 377 में उठाया जाता है। किसमें उठाया जाता है? 377। और सभा पटल पर रखा गया मान लिया जाता है। ठीक है, यही बात थी। उसके बाद में प्रश्नकाल के बाद अर्थात शून्यकाल होता है। और अविलंबे लोक महत्व के मामले कौन से काल में उठाए जाते हैं? शून्यकाल में उठाए जाते हैं। शून्यकाल का उद्भव जो है भारत में हुआ है और भारत की देन है। एक तो अंतरिम संसद, एक शून्यकाल। किसकी देन है? भारतीय संसद की देन है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर याचिकाओं के बारे में है, बहुत सारी याचिकाएं होती है, सभा पटल पर रखे गए पत्र होते हैं। और आगे जो है लोकसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, ऐसा आर्टिकल यहाँ पर संसद की भाषा है। अनुच्छेद जो है 120 में यहाँ पर बताया गया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली क्या भाषाओं के बारे में बताया गया है। उसके बारे में जैसे अगर हम बात करें तो संसदीय समितियों की कार्यवाही रिपोर्ट वगैरह आती है। और फिर यहाँ पर जो है वाद विवाद के द्वारा फैसले लिए जाते हैं। किसके द्वारा? ये आ गया आपका सचिवालय। क्या आ गया भाई? सचिवालय। सचिवालय का आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 98। कौन सा था? 98। उसके बाद में देखो ये सारी चीजें सचिवालय के बारे में। उसके बाद संसद संपदा, एक हो गया अपना संसद भवन। पुराना संसद भवन बनाया गया था 1927 में, नया संसद बनाया गया 2023 में। 16 सितंबर की डेट याद है, यानी कि सितंबर 2023, 16, 17, 18। ठीक है, तो 17 के बाद 18 सितंबर लास्ट बैठक है। 19, 20, 21, 22 में से फिर आगे का आंसर लगा देना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। यहाँ पर संसद भवन जो है इसमें केंद्रीय कक्ष था, लोकसभा कक्ष था, राज्यसभा
यहाँ पर कक्ष था। तो केंद्रीय कक्ष को सेंट्रल कक्ष या संविधान सदन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा संविधान बना था। कौन से कक्ष में बना था? केंद्रीय कक्ष में बना था, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया है? संविधान सदन कर दिया है। ज्यादातर रेलवे वगैरह के एसएससी के पेपर दे रहे हैं तो ये प्रश्न पक्का समा होगा ना, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछने वाला प्रश्न है। बाकी ये प्रश्न जो है बहुत लॉजिकल प्रश्न है, बहुत अच्छे बच्चों की नजर नहीं जाती यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में देखो राज्यसभा का भी नाम संविधान सदन है, ग्रंथालय का भी क्या है, ये सबका नाम क्या कर दिया है? संविधान सदन। यानी कि किसी का भी नाम पूछो संसद में, सबका नाम क्या कर दिया गया है? संविधान सदन। तो 10% तो यही है, पेपर में घुमाना चाहेगा कि भाई संविधान में दीर्घाएं थी जिसको क्या नाम दिया, संविधान में राज्यसभा कक्ष थी जिसको क्या नाम दिया, सारों का ही नाम क्या कर दिया है? संविधान सदन कर दिया गया है। उसके बाद में संसद और राज्य के बारे में, राज्यपाल मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है, प्रसाद परित क्या होता है, सत्र कैसे बुलाया जाता है, सत्रावसान कैसे होता है और विघटन कैसे होता है। संसद और न्यायपालिका के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि दोनों में घनिष्ठ संबंध है या नहीं है। तो संसद और न्यायपालिका में, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका इनमें तो घनिष्ठ संबंध नहीं है, इनको दोनों को अलग अलग किया गया है। लेकिन संसद और न्यायपालिका में संबंध तेज है कि नहीं है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर राष्ट्रपति, लोकसभा और क्या है, राज्यसभा, ये संसद होती है। न्यायालयों का विधायी, हालांकि कुछ मामलों में बैन लगाया गया है कि न्यायालय को संसदीय कार्यवाही में बाधा नहीं बनने दिया गया है, तो ये भी है। संसद और सिविल सेवा, ये संसद का सिविल सेवा से क्या मतलब है, तो ये भी है। संसद और मीडिया, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिस प्रकार कैमरे को तीसरी आंख कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कैमरे को तीसरी आंख कहा जाता है, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो मीडिया है ये चौथा स्तंभ तो है, लेकिन आंख तीसरी है। कौन सी आंख है? तीसरी आंख है। स्तंभ कौन सा है? चौथा स्तंभ है। आज अखबार में पढ़ा था मैंने, तीसरी आंख से बच नहीं पाओगे। क्या नहीं पाओगे? तीसरी आंख से बच नहीं पाओगे। तो हमारे संसद भी YouTube चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर तो आप देखो ये सारी चीजें हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय समूह, देखिए हमारे राष्ट्रमंडल क्या था? राष्ट्रमंडल जो है एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ब्रिटेन के अधीन रहे देशों का ग्रुप है। इसमें कुल मिलाकर के 53 देश थे, अब एक नया देश जोड़ दिया गया है, यानी कुल मिलाकर के 14 देश इसमें हो गए हैं। राष्ट्रमंडल जो है एक सिस्टम है और ये ब्रिटेन के अधीन रहे देशों का एक समूह है। इनके जो इन देशों के गेम्स भी होते हैं उनको राष्ट्रमंडल गेम्स के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में हम कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। भारत में जो है दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं राष्ट्रमंडल के जो सार्क देश क्या है, तो सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं। ये भी देशों का संगठन है, सार्क देशों का संगठन। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये सारी बातें बताई गई है और ये शब्द मैंने आपको पहले भी बताया था। न्यूज़लेटर, एक गिलोटिन शब्द आया था इसमें, गिलोटिन बता दिया मैंने, है ना। तो ये सब है राम कहानी। ये बहुत सारे फुल फॉर्म है। आम आदमी पार्टी है, हिंदू महासभा है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का गठन 1916 में किया गया था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो है अखिल भारतीय हिंदू महासभा है, तो वही बात है ये। आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई गई थी। अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे एक ये कौन सा दल है? असम गण परिषद असम में है। कहाँ पर है भाई? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो। आंध्र प्रदेश 1953 में राज्य बना था। कब राज्य बना था? 1953 में। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आजाद समाज पार्टी जो काशीराम वाली है, चंद्रशेखर इसका आजकल लीडर है। कौन है भाई लीडर? चंद्रशेखर है। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी को हम बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? बाप कहते हैं। दक्षिण राजस्थान में काफी चर्चित पार्टी है। राजकुमार रोत यहाँ पर सांसद है इस पार्टी से। तो ये है भारतीय जनता दल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, इसको बीजेपी कहा जाता है। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। इससे पहले पुराना नाम जनसंघ था। क्या नाम था? जनसंघ का गठन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। राम मनोहर लोहिया जी इसके सदस्य थे। उनके द्वारा राजस्थान आंदोलन समिति बनाई गई थी। कौन समिति बनाई गई थी? राजस्थान आंदोलन समिति। इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी मायावती वाली पार्टी, किसकी पार्टी है ये? मायावती की पार्टी है। सी यहाँ पर क्या लिखा? सी
एंड जी, अपन इसको सीएजी बोलते हैं, तो नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना, ऐसा पेपर में फुल फॉर्म बनाए तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो बहुत सारे काम के शब्द हैं यहाँ पर। कांग्रेस ओ अलग है, कांग्रेस एस अलग है, कांग्रेस यू अलग है। तो कांग्रेस ओ का मतलब जो मेन कांग्रेस है, और कांग्रेस एस का मतलब समाजवादी कांग्रेस है, कांग्रेस यू का मतलब हर्ष कांग्रेस है। समाजवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी, 1934 में, और प्रसिद्ध समाजवादी नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भाई? तो यहाँ संविधान से तात्पर्य क्या है? भारत का संविधान। उसके बाद में देखो सीपीए का मतलब क्या होता है? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ होता है। उसके बाद सीपीआई का मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट पार्टी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसको सीपीआई कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सीपीआई। डीएमके का मतलब क्या होता है? द्रविड़ मुनेत्र कषणम। क्या होता है? कषणम कषणम द्रविड़ मुनेत्र कषणम, ये होता है। उसके बाद में देखो काम के शब्द बता देता हूँ मैं आपको। शॉर्ट में क्या है? सदन। सदन से मतलब क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा। और जब भी सभा आए तो लोकसभा। सभा शब्द लिखा है तो लोकसभा, और सदन लिखा है तो राज्यसभा और लोकसभा। तो सभा, संसद की सभा बराबर लोकसभा। डायरेक्ट बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, अच्छे का गलत हो जाए। संसद में सभा किसे कहते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में से कोई नहीं, या लग गयो खत्म, दोनों लगाएंगे बच्चे। क्या आएगा आंसर? लोकसभा। तो ये लो, यहाँ पर चलते हैं आगे। आईएफएस को भारतीय विदेश सेवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और आईसीएस को भारतीय सिविल सर्विस बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विस होती है। उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं अपना। और ये जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। जेपी का मतलब जनता पार्टी। ये बहुत सारी पार्टी अपने यहाँ पर है। विधा के शॉर्ट लगाया तो क्या बढ़ गया? विधान बढ़ गया। और उसके बाद में एलएस यानी लोकसभा दर्शाने के लिए संख्या दी गई, जिसको एलएस कहा गया। उसके बाद में देखो मंत्री। मंत्री कौन होता है? मंत्री परिषद का जो सदस्य होता है वो मंत्री होता है, और राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। यहाँ पर एक गलत हो रहा है भाई मामला। संसदीय सचिव को मंत्री नहीं माना जाता है, लेकिन इन्होंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मंत्री के समतुल्य होता है वो, ये बात सही है। कौन मंत्री के समतुल्य होता है? संसदीय एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या होता है? संसद का सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये संसद का सदस्य होता है। यहाँ पर देखो संसद वाद विवाद, तो ये तो काम का नहीं है अपने। देखो भाई, अपने नॉलेज को आप उस जगह पे ले जा पाओ तो कंपटीशन में सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अब आप ये देख रहे हो, ये सारे के सारा पॉइंट है जो पेपर में आने के लायक गई है ना। ऐसा नहीं, जब अगर पेपर में सिलेबस में लिखा है ना कि भाई संसद के बारे में पूरी कार्रवाई, यानी संसद के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो संसद पूरी यही है, सारे नाम कहानी। हालांकि हम पढ़ते नहीं है, हमारा जो नोट्स है वो काफी हो जाता है, इसलिए हम ज्यादा आगे नहीं पढ़ते। लेकिन वर्तमान दौर में ऐसा नहीं चलेगा। अभी आजकल लोग बाग ऐसे करते हैं, ये देखो सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको क्या बोला जाता है? सार्क बोला जाता है। उसके बाद में ये बाकी सब जानते हैं। तो यहाँ पर देखो एक आता है यूपीए। यूपीए क्या होता है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अब इस यूपीए में से एक निकाला एनडीए, INDA, इंडिया, ये गठबंधन निकाला है जो कि कांग्रेस समर्थित गठबंधन। इंडिया अलायंस, जो यूपीए अलायंस था, इसकी जगह अब नया अलायंस लेके आए ये इंडिया अलायंस। कौन सा अलायंस लेके आए? और उधर बीजेपी का जो है वो आप जानते हो यूपीए, बीजेपी का कौन सा है? एनडीए, वो एनडीए है। तो इस तरह से लेके आए। देखो नाम बदलने से कुछ भी नहीं होता है, काम बदलना चाहिए। नाम कुछ भी रख दो आप, नाम गोबरी लाल रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम बदलना चाहिए। काम बदल नहीं रहे, नाम बदल रहे, तो नाम से तो कुछ होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं हम। संसद के प्राधिकार और क्या अधिकार क्षेत्र। जनरल सी बातें सारी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, बस अब आपको रिवीजन करना है कि ऐसा भी पढ़ा था क्या। और ये मैं प्रमाणित कर रहा हूँ आपके सामने कि मैं जो पढ़ा है वो एकदम ऑथेंटिक है। अब आगे देखिए, भारत का गणतंत्र है, ये बात सही है। संघीय ढांचा है, ये बात सही है। संघीय की ओर संकेत देती है राज्यसभा। कौन देती है?
उसके बाद में देखो यहाँ पर मैंने बताया कि भारत में एक संसद होती है जिसमें राष्ट्रपति और कितने सदन होते हैं, 2 सदन। इस हिसाब से संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, जो इसका पुराना नाम है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है, जो कि इसका सदन है, जनता का सदन है। तो संसद इन सबसे, और वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि संसद के दोनों सदन के जो सदस्यों से बनती है, पर यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। यानी कि मंत्रिपरिषद भी किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए यहाँ से शब्द का क्वेश्चन लिया था हमने, राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष। तो राज्याध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ये हमने आपको प्रश्न कराया था, याद हो तो। उसके बाद में मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से काम करता है राष्ट्रपति, है ना। ये सारी बात आप समझ चुके हो। और इसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है, क्या होती है, स्वतंत्र। और एक स्थायी सिविल सेवा होती है। भारत में कौन सी सिविल सेवा है, स्थायी, अस्थायी नहीं, स्थायी। कौन सी सिविल सेवा है, स्थायी। मौलिक अधिकार भी है, कौन से अधिकार है, मौलिक अधिकार भी है। तो ये सारे यहाँ पर इनके उल्लेख प्राप्त हो जाएंगे इतनी पुस्तकों में। उसके बाद चलते हैं आगे। तो देखो, विधि बनाने की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, संसद में। आप नोट कर सकते हो इस पॉइंट, काम का पॉइंट है। विधि बनाने की, फैक्ट लिख करके लिख लो, विधि बनाने की अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। वहां ऑप्शन में राष्ट्रपति भी लिखा आएगा, अरे राष्ट्रपति में लिखा जाएगा अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, ऑप्शन में लिखा गया राष्ट्रपति, गलत। क्या आएगा, संसद आएगा। क्या आएगा भाई, संसद। देखो संसद जो है समवर्ती सूची, राज्य सूची में शामिल कोई ऐसा जो विषय है जो उस पर विधि बनाने की जरूरत है और उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, तो उस पर भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। उस विषय को अवशिष्ट विषय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बस इतनी सी बात है। चाहे वो, अब इसके अलावा अगर राज्यसभा आर्टिकल 239 का प्रयोग कर दे, 239 का 249, कौन सा 249 का प्रयोग कर दे, तो संसद के पास राज्य सूची पर भी नियम बनाने का क्या प्राप्त हो जाता है, अधिकार प्राप्त होता है। कौन से आर्टिकल में हो जाता है भैया, 249 में हो जाता है। ये यहाँ पर कुछ आर्टिकल है। 7वीं अनुसूची में आर्टिकल 246 और 248 और ये 246, 245, 254, इनमें से कौन सा आर्टिकल जानते हो आप? अनुच्छेद 246 के 248 के बारे में कुछ जानते हो क्या? हाँ, 248 नहीं जानते। दो 248, ठीक है। चलो यहाँ आर्टिकल लिख लो, इनके बारे में जानना। 248, 246 और 254, ये 3 आर्टिकलों के बारे में आप जान के आना। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, जब राज्यसभा विशेष बहुमत से संकल्प द्वारा घोषणा करके राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक और समीचीन हो तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 249, कौन सा आर्टिकल है, 249, ठीक है, पढ़ा रखा है आप लोगों को। संघ सूची में कुछ ऐसी प्रविष्टियां हैं जिसमें संसद को यह शक्ति दी गई है वह विधि आवश्यक घोषणा करने के बाद राज्य क्षेत्रों में कुछ कार्य या विषय अपने हाथ में ले सकता है। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 249। क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार का कानून अस्थायी होता है। कैसा होता है, बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ है।
इस प्रकार का कानून कैसा होता है? क्योंकि ये संकल्प प्रारंभ के 1 वर्ष तक ही लागू रहता है, उसके बाद उसे हर 1 वर्ष के लिए बढ़ाना होता है। राज्यसभा इस अनुच्छेद के अंतर्गत 13 अगस्त 1986 को संकल्प पारित किया था और कानून बनाया था, और इस विधि बनाने का अधिकार संसद को कुछ मामलों में दिया गया है। राज्यसभा वाद विवाद। तो अब यहाँ पर मेन 3 बातें। क्या 249 के तहत बनाया गया कानून स्थायी होता है? नहीं होता। इस लाइन को मेंशन 249 के तहत बनाया गया कानून अस्थायी होता है। 249 के तहत बनाया गया कानून कैसा होता है? अस्थायी होता है और 1 वर्ष तक ही लागू रहता है। कितने वर्ष तक ही लागू रहता है? 1 वर्ष तक ही लागू रहता है। देखो, जिन बच्चों को केवल सुनने में मजा नहीं आ रहा है, उनको मजा इसलिए नहीं आ रहा है कि आपने चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ा है। अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ते और आप पेपर पास करने के हिसाब से पढ़ते तो आपको वास्तव में मजा आता, क्योंकि मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो लाखों रुपए में बच्चे सीखने जाते हैं वहाँ इस चीज को, और फिर भी वो ये नहीं सीख के आते, क्योंकि वो सामने वाला टीचर अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में इसको नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी खुद की बेइज्जती हो जाएगी। समझ रहे बात को? क्योंकि इसमें इंसल्ट चीजें आएगी। तो ये बात है, कुछ बातें बता के बच्चे खुश हो जाते हैं, वहाँ मजा आ गया। यहाँ से अगर प्रश्न बनता है बहुत शानदार बनेगा। 2 लाइनें याद रखना। अस्थायी होता है, संकल्प प्रारंभ से 1 साल तक लागू रहता है। इसको अगर चाहे तो बढ़ा सकती है। कौन? संसद। और सीधा हमने क्या पढ़ा? 249 के तहत राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बढ़ा सकती है। बढ़ा तो सकती है, लेकिन वो कैसा होता है? अस्थायी होता है। ठीक है। उसके बाद देखो आगे लिखा है कि यदि किसी समय संसद के दोनों सदनों में सत्र नहीं चल रहा हो। क्या नहीं चल रहा हो? सत्र नहीं चल रहा हो। सत्र नहीं चल रहा हो तो बताओ क्या होगा? पढ़ो। हाँ? बताओ। देखिए, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। समझ में आ रही नहीं आ रही? पॉइंट है, सब समझ में आएगी। ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा जो तुम्हें समझ में नहीं है। बस ये तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल में रखो। ये मत सोचो कि ये आदमी क्या बावड़ा कर रहा है, पागल करेगा क्या। पागल नहीं करेंगे, तुम्हारे पेपर पास करा देंगे, है ना। और ऐसे तो तुम्हें ना 500 तरह की किताबें पढ़ लो, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि उनमें ये नहीं है। चाहे किसी के लल्लू फलाना चौधरी टीकड़ा चौधरी कुछ नहीं है ना। ये ओरिजिनल है भाई। हजारों आदमी तैयार करते हैं, एक आदमी का काम है क्या? इसको लगाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा होता है बनाने के लिए, है? इसमें से कुछ बातें बनाएंगे, कुछ छूट जाएगी, कुछ बनाएंगे, कुछ ऑपरेटर तो बनाएगा। आज मैं किताब छापने के लिए देता हूँ, कितनी किताब छाप देगा ऑपरेटर? नहीं छाप सकता, पॉइंट छूटेंगे, इतना जानता नहीं हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? 123। ऐसे प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, अध्यादेश को आपके सब समझ में आएगा। इनका बेस आपका रेडी है, अब आपका आगे का बता रहे। अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना आवश्यक है। अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना आवश्यक है। आगे की बात थोड़ी समस्यात्मक है कि अध्यादेश जो है वैसे तो दोनों सदन क्लियर करते हैं, लेकिन अगर इसे पुनः समावेश यानी कि फिर से आगे बढ़ाना है तो आपको 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन का समय दिया जाता है। 42 दिन में इसको पारित करना होता है
नहीं तो ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 6 अध्यादेश को पुनः समावेश यानी कि पारित करने के लिए समय लिखो। अध्यादेश को पारित करने के लिए समय 6 सप्ताह या 42 दिन। अध्यादेश को पारित करने के लिए समय 6 सप्ताह या कितने दिन? 42 दिन। यदि आप इसको अध्यादेश को स्थायी करना चाहते हो तो आगे बढ़ाने के लिए आपको संसद को नियमित विधान मतलब संसद को पारित करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये तो जरूरत नहीं है। तो अध्यादेश का समय कितना होता है? 6 सप्ताह या 42 दिन होता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति की शक्ति का उतना ही व्यापक पावर है जितना कि संसद की विधान बनाने की क्षमता, यानी कि संसद के कानून के बराबरी क्षमता है इसकी। और न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वो किसी अध्यादेश के विषय पर आपत्ति कर सके, यानी कि न्यायवाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? न्यायालय को इस पर पावर नहीं है वाद करने का, आपत्ति करने का। केवल न्यायालय इस आधार पर आपत्ति कर सकते हैं कि संविधान में संघ को विधायी शक्तियां दी गई है, अध्यादेश उन शक्तियों में है या उससे बाहर है, यानी कि जो संसद की पावर है उन पावर में है या उससे बाहर है। अगर संसद की पावर से बाहर है तो फिर ऑब्जेक्शन होगा, लेकिन अगर संसद की पावर में है तो फिर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो देख लो, न्यायालय इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता है। न्यायालय इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता है। किस पर? अध्यादेश पर। देखो आर्टिकल 123, आर्टिकल 213 ऐसी शक्तियां किसको प्राप्त है? राज्यपाल को भी प्राप्त है। आर्टिकल 123, 213 दो आर्टिकल है, सबको याद हो गए। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है और 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। सबका रेडी हो जाना चाहिए। चलिए, नियम 71 देखो, नियम 71, नियम 71 क्या कोई अध्यापक इसको याद करके पढ़ा सकता है? हाँ? ऐसे कैसे याद रहेगा? 500 लोगों ने जिसे बनाया हो अकेला आदमी कैसे याद कर सकता? नहीं कर सकता। देखिए, जब किसी संशोधन के साथ किसी अध्यादेश के स्थान पर कोई विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाए तो सभा के सामने विधेयक के साथ स्पष्ट करने वाला विवरण भी रखा जाएगा, जिसके कारण अध्यादेश द्वारा तुरंत विधान बनाना आवश्यक हो गया था। जब कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है जिसमें सभा के सामने लंबित किसी विधेयक के उपबंध पूर्ण अंशतः संशोधन सहित समाविष्ट हो, ऐसा विवरण अध्यादेश प्रख्यापित करने के बाद सत्र के प्रारंभ में सभा पटल पर रखना होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया? बस एक बात समझो कि कोई अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाया जाए तो उसका कारण भी रखा जाएगा। तो लिखो, किसी अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाया जाए तो अध्यादेश जारी करने का कारण भी स्पष्ट किया जाएगा। अध्यादेश क्यों लाया गया था इसका कारण भी स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, कोई अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाया जाए तो अध्यादेश का कारण भी स्पष्ट किया जाएगा। कौन सा है नियम? नियम कौन सा है? 71। अब तक नियम 51 पढ़ा है, नियम 193 पढ़ा है, नियम 377 पढ़ा है और नियम कौन सा पढ़ा है? 71 पढ़ा है। 4 नियम हम पढ़ चुके हैं। देखिए, संविधान में कई अनुच्छेद है, उनमें विषयों का उल्लेख है जो संसद द्वारा बनाई जाने वाली विधि के अधीन है। ठीक है, संसद सामान्य विधान पारित करके संविधान में संशोधन किए बिना उनके कुछ उपबंधों में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा कुछ है, जैसे कि अनुच्छेद 2 है।
अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का संघ में प्रवेश और स्थापना के संबंध में होता है। अनुच्छेद 2 पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 4 ये उपबंध किया गया है कि संसद कानून बनाती है, हम ये भी पढ़े हैं। अनुच्छेद 3 जो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन के संबंध में है, ये हमने पढ़ा है। के अंतर्गत बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, यानी कि बिना संशोधन के इनमें संसद जो है परिवर्तन कर सकती है। ऐसा जरूर नहीं कि आप संशोधन ही करें। ये लाइन हमने बोली भी थी, लिखाई भी थी आपको, है ना। तो आर्टिकल 2, 3 और 4 ये में किए गए परिवर्तन के लिए संशोधन की अनिवार्यता नहीं है, तो ये याद है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपको पता है 1956, कौन सा है 1956। इसके तहत हमने 7वां संशोधन किया था, याद हो तो, कौन सा किया था 7वां संशोधन किया था। अनुच्छेद 11 हमने आपको पढ़ाया था, संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का क्या है पावर है, चाहे अनुच्छेद 5 और 10 में कुछ भी उपबंध क्यों न हो, संसद ही नागरिकता पर क्या बनाएगी कानून बनाएगी। अनुच्छेद 3 हमने देखा था कि राज्यों यानी कि संघ राज्य क्षेत्र शामिल है राज्यों में, और संविधान की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है ये सब बात राज्यों का शब्द। तो राज्यों शब्द से क्या तात्पर्य है, राज्यों से भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश, तो दोनों राइट है ना। तो उसके बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम अपने को पता ही है 1953 में जो है कौन सा बना था आंध्र राज्य अधिनियम, कौन सा बना था आंध्र राज्य अधिनियम, वो इम्पोर्टेंट है बाकी नहीं है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 बिल्कुल सही है, हरियाणा पंजाब को अलग किया गया था, पढ़ाया था आप लोगों को मैंने। उसके बाद जो है ये गोवा दमन द्वीप ये 1987 में बने थे, याद है आपको। और उसके बाद में जो है 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को लाया गया था, कौन सा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। उसके बाद में देखो अनुच्छेद 169 संसद को शक्ति दी गई है कि वह कानून पारित करके राज्यों के विधान परिषदों का उत्सर्जन कर सकती है। आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो काम आएगा। अनुच्छेद 169 संसद विधान परिषद का सर्जन कर सकती है। संसद विधान परिषद का सर्जन कर सकती है, कौन संसद विधान परिषद का क्या कर सकती है सर्जन कर सकती है। राधे राधे राधे। संसद विधान परिषद का क्या कर सकती है सर्जन कर सकती है। सर्जन मतलब बनाना। आर्टिकल 368 शब्द अगर याद नहीं हुआ हो किसी बच्चे को तो इसका मतलब है संविधान संशोधन। क्या मतलब है 368 का अर्थ है संविधान संशोधन, यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा वो बात अलग है, यानी कि विधान परिषद जो है उसका सर्जन करने के लिए जो बनाया गया कानून है वो संशोधन नहीं माना जाएगा। तो कौन सा नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 169 संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अभी और भी आर्टिकल आएंगे। देखिए 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित थी जो हमने आपको पढ़ाई थी, 5वीं भी और 6ठी भी पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी पढ़ाई थी। अब देखो यहाँ आर्टिकल 170 क्या लिखा हुआ है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या में न्यूनतम संख्या कम करने की शक्ति अनुच्छेद 4 के अधीन विधि बनाने का प्राधिकार में ही निहित है। तो मतलब विधान जो सभा है उसके सदस्य हाईएस्ट होते 500, लोएस्ट होते 60, कितने होते 60। तो 560 को अगर कम या ज्यादा करना है तो आर्टिकल 4 का प्रयोग से होता है। किससे होता है हाँ अरे वो तो ऐसे उनका क्लॉथ होते हैं तो इससे तुम मर जाएंगे। तो देखो हाँ तो विधानसभा किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं 60। तो देखो किसी राज्य की विधानसभा में
अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं 500 और न्यूनतम कितने हो सकते हैं 60। हाल ही में एक पेपर में आपको ये प्रश्न दिखा था, याद हो, नजर डालना। अभी एक पेपर में ये प्रश्न आया यहाँ से, मंगल सिंह अन्य राज्य भारत संघ वाद 1967 का, वादों को क्रमशः जमाइए। याद कीजिए, अभी आया था, है ना, ये था प्रश्न। अब कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे। जो कोई नहीं पढ़ाएगा उसे एसेंसर पढ़ाएगा। मैं वहां से डाटा निकाल के लाता हूँ जहाँ से कोई पहुंच नहीं सकता, है ना, समझे? भले से कैसे ढूंढते हो आप बताओ, कितनी मेहनत लगती है डाटा ढूंढने में। डाटा तो गूगल पे भी मिलता है, लेकिन ये चीजें ढूंढना कोई बस की नहीं है। किताब वाले ढूंढेंगे तो मैं ढूंढूंगा, किताब वाले ढूंढते हैं, क्योंकि किताब छाटते तो वो इसी में से तो बनाते हैं। किताब कहाँ से बनाते हैं? पर अपन उनसे ज्यादा पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपन उनसे अच्छा भी जानते हैं। अगला चलेंगे। अरे मत लिखो, इसको क्या लिख रहे हो? वो तो आया था, वो तो ये बताया आपको, प्रमाणित किया कि कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। आर्टिकल 368 क्या होता है? संविधान में संशोधन। क्या होता है भाई? संविधान में संशोधन। आपके सारे बेसिक तैयार हो जाएंगे, बस साथ के साथ ध्यान रखो, साथ के साथ बोलते चलो, सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। अनुच्छेद 13 आपको मैं बता चुका हूँ, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या बता चुका हूँ? कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है वह निष्प्रभावी कर दिया जाएगा, परंतु ये कहा गया है कि अनुच्छेद भारत के न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति समाप्त नहीं होती है। यह अनुच्छेद केवल सावधानीवश रखा गया है, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बिना किसी न्यायालय के लिए आवश्यक है कि वह ऐसे कानून को अवैध घोषित कर दे जो इन अधिकारों का उल्लंघन करता है। संविधान किसी भी उपबंध पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा सकता है यदि न्यायिक समीक्षा की नींव है, यही न्यायिक समीक्षा की नींव है। देखिए, गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 अभी पेपर में आया था, याद है? लाइन टू लाइन फर्स्ट भी मिल गया, ये सेकंड मिल गया, है ना। गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बताओ कौन से पेपर में आया? एक दिन करा था अपन ने पेपर सो, जो भी था तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आंसर यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सत्यता पे विश्वास कर सकते हो कि यहाँ से प्रश्न आ रहा है, ये है मामला। आप ये लक्ष्मीकांत में मैटर है, पर ये वाला नहीं है, वो संसद वाला है, लोकसभा सचिवालय का वो मैटर है, उसको उठा के वहां डाला गया। इसमें इसका मैटर जो है उसमें छाटा तो गया है, लेकिन छूटा भी। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 13, ये आर्टिकल 13 न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक समीक्षा की बात करता है। किसकी बात करता है? अगर न्यायालय को लगे कि कोई भी चीज मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, किसका, तो वो उसे क्या कर सकता है? अवैध रद्द कर सकता है। क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है। यही तो है न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल 132 उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को उन मामलों में अपील सुनने का अधिकार है जो संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारस्वत प्रश्न अंतर्वलित है, जबकि अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित किसी विधि राज्य क्षेत्र के विषय सभी न्यायालयों में आचरण बंद होगी। अभी इसको नहीं करेंगे अपन। उसके बाद देखो, ये सारी बातें हैं, बहुत सारे आर्टिकल आपके सामने आ रहे हैं। आर्टिकल 53 तो राष्ट्रपति का है, याद है ना आप लोगों को? राष्ट्रपति का, हाँ, कार्यपालिका। उसके बाद में देखो, राष्ट्रपति में निहित कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार करना होता है। कैसे करना होता है? संविधान के अनुसार। और उसकी सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यद्यपि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार की उपेक्षा कर सकेगा। एक बार करेगा, 44वां संशोधन, है ना। दोबारा अगर आ गई सलाह तो फिर पारित, क्या है? एक बार कर सकता है। अतः राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है, इसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
केवल संसद के सदस्य ही होते हैं। कोई भी मंत्री यदि 6 महीने के भीतर किसी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो वह पद पर नहीं बना रह सकता है। कौन सा संशोधन है? चलो कोई बात नहीं। आर्टिकल कौन सा है? 75(5). कार्यपालिका अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन सा लक्षण है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसद नहीं होता तो सभा के प्रति उत्तरदायी होती, लोकसभा के प्रति। ठीक है। ब्रिटिश मंत्रिपरिषद की तरह भारतीय मंत्रिपरिषद को भी राज्य की विधायिका और कार्यपालिका को जोड़ने वाली कड़ी कहा गया है। तो विधायिका और कार्यपालिका को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? इसको लिख लो। मंत्रिपरिषद विधायिका और कार्यपालिका को जोड़ने वाली कड़ी है। अब अगर यही प्रश्न आता, अरे टाइम करे तो बोलते इसको उतारो। किसका? तेरा है? उतारो। ठीक है। पेज नंबर जरूर देख लो यार।